Guys, the Belt and Road goes through POK. It violates our national integrity and sovereignty. The new economic corridor between India and the Middle East and Europe goes precisely in this direction and is a milestone in strengthening global interconnections. दुनिया में राज्य का कॉन्सेप्ट बना तो विस्तारवाद की पॉलिसी भी शुरू हुई। इसका लक्ष्य राज्य की सीमाएं बढ़ाकर बड़े राज्य का राजा बनना ही नहीं बल्कि कॉमर्स और जियोपॉलिटिक्स में अपनी धाक जमाना भी रहा है। कॉमर्स माने व्यापार, मार्केट और किसी इलाके का भूगोल दुनिया की राजनीति में क्या प्रभाव रखता है उसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। उदाहरण से समझाते हैं। जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल, वर्तमान में इस्तांबुल, उस पर कब्जा किया, यूरोप और भारत के बीच होने वाले व्यापार पर भी उनका कंट्रोल हो गया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। पीटर उस वक्त रूस के राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा था जो भारत के व्यापार को कंट्रोल करेगा दुनिया का व्यापार उसके कंट्रोल में होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा हम आपको आज ये सब क्यों बता रहे हैं? जवाब है चीन और उसकी विस्तारवाद की आधुनिक पॉलिसी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे चीन आज के आधुनिक समय में दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, वो भी बिना किसी युद्ध के, सिर्फ फाइनेंस के दम पर। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये भी जानेंगे क्या चीन अब अपने ही बनाए मकड़जाल में फंस रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप। चीन की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल डिप्लोमेसी का सीधा सीधा मतलब है आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल कर दुनिया पर अपना प्रभाव डालना। चीन की फाइनेंशियल डिप्लोमेसी कैसे काम करती है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, दुनिया में दो तरह के देश हैं। एक विकसित देश जैसे यूरोप, अमेरिका जो अपने लिए एक अच्छी मार्केट ढूंढते हैं। दूसरे विकासशील देश जैसे एशिया और अफ्रीका के देश जो विकास करने के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों के साथ चीन ट्रेड रिश्तों का मकड़जाल बनाता है। पहले ने चीन अपनी बड़ी मार्केट का सपना दिखाता है, फिर अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के दम पर इनकी इकोनॉमी में अपना बड़ा प्रभाव बना लेता है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड पॉलिसी के जरिए विकासशील देशों को एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे होने वाले आर्थिक फायदों का सपना दिखाकर उनको अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। जब ये देश कर्ज वापस करने में असफल होते हैं तब वहां के इंपॉर्टेंट लोकेशंस जैसे एयरपोर्ट्स, बंदरगाह या किसी द्वीप को लीज पर लेने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे विकसित देशों की मार्केट पर चीन अपना प्रभाव डालता है। इसे समझेंगे एक उदाहरण से। हाल ही में इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बना ली। इसकी वजह से हो रहे नुकसानों के कारण 2019 से लेकर इटली से चीन को होने वाला एक्सपोर्ट 1,30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर सिर्फ 1,60,000 रुपए हुआ। वहीं चीन ने अपना एक्सपोर्ट 2,90,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,40,000 करोड़ पहुंचा दिया। इसके साथ चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस भी इटली के लिए खतरा बन रहा था। पर यह तो सिर्फ इटली की बात हुई। चीन ने यूरोप के देशों के साथ मिलकर चीन यूरोप रेलवे एक्सप्रेस कॉरिडोर बनाया। इसमें ट्रेन के जरिए चीन के चोंगक्विंग इलाके से यूरोप के 23 देशों के बीच व्यापार होता है जैसे फिनलैंड, रूस, जर्मनी और पोलैंड। चीन ने शुरुआत में कहा था कि इससे देशों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पर तस्वीर बाद में बिल्कुल अलग निकली। उधर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए चीन से जर्मनी, रूस और पोलैंड जैसी मुख्य अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं। एक एक कर इन सब का हाल भी जान लेते कि कैसे चीन ने इन्हें अपने मकड़जाल में फंसा लिया। साल 2022 में जर्मनी ने चीन से 16 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया। इसमें पिछले साल की तुलना में 33% की बढ़त हुई, पर निर्यात में सिर्फ 3.1% की बढ़त हुई। चीन के साथ जर्मनी का ट्रेड डेफिसिट 7,25,000 करोड़ रुपए था, यानी निर्यात के मुकाबले आयात 7,25,000 करोड़ रुपए ज्यादा था। 2023 के शुरुआती 4 महीनों में जर्मनी का एक्सपोर्ट 11% से कम हुआ है। 2021 का डेटा ये बताता कि एक तरफ जहां पोलैंड से चीन जाने वाला सामान सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए का था, वहीं चीन से पोलैंड 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट होता है। पोलैंड के एक्सपोर्ट के मुकाबले चीन का एक्सपोर्ट 15 गुना है। पिछली सदी में कहा जाता था कि चीन और रूस की दोस्ती में रूस बड़े भाई की भूमिका अदा करता है, पर वर्तमान में चीन बड़े भाई का किरदार निभाने लगा है। चीनी कंपनियां रूस में इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी तस्वीर अब एकदम उलट है।
अब आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं जिनके जरिए चीन देशों को अपने कर्ज का गुलाम बनाता है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स में अपनी साख भी बनाता है। विकासशील देश जिनकी जीडीपी कम है और ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर्ज की डिमांड करते हैं। चीन ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। उसने उन प्रोजेक्ट्स को पैसा दिया जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार तो नहीं हुआ, पर वो जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से अहम लोकेशंस थीं। चीन ने इन देशों की किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को या तो लीज पर ले लिया या वो ऐसा करने की कोशिश में है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया है। अभी तक चीन ने $1.5 ट्रिलियन यानी 120 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लगभग 150 देशों को दिया है, जैसे श्रीलंका, मिस्र, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, यूक्रेन। जब देश पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होते तो चीन क्या करता है? इनको नए कर्ज दे देता है या इनके लोन का टेन्योर बढ़ा देता है। उदाहरण से इसे भी समझिए। चीन के 2 प्रोजेक्ट्स भारत के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। पहला, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का डेवलपमेंट। एक एक कर पहले इन्हें भी समझ लेते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन व्यापार का अलग रूट बनाना चाहता है। इस रास्ते से चीन डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स अरब सागर में उतार सकता है। ये छोटा और ज़्यादा किफ़ायती रूट होगा। ये प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता के लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि ये पीओके से गुजरता है। इसमें चीन ने $62 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, पाकिस्तानी रुपए में कहें तो 17 लाख करोड़। अब अगर इन प्रोजेक्ट्स का टेंडर पाकिस्तानी कंपनियों को मिलता तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता, पर ये सारे प्रोजेक्ट्स चीनी कंपनियों के पास हैं। यहाँ तक कि लेबर भी कई बार चीन से आते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज में चीन के कर्ज का हिस्सा 27% है। इस प्रोजेक्ट से चीन को बेहतर व्यापार करने का रूट मिल रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से काम भी चीनी कंपनियों को मिला हुआ है। अब अगर पाकिस्तान उसका कर्ज चुकाने में नाकाम हुआ तो उसके बदले चीन द्वारा पाकिस्तान की किसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को लीज पर लेने का भी अंदेशा है। अब बात करते हैं चीन कैसे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा उनके स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, साथ ही अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे भारत को इस पूरे मायाजाल में उलझा कर रखना चाहता है। श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पहले भारत को दे रहा था। भारत ने मना कर दिया क्योंकि नुकसान का सौदा था, इसमें लगाया पैसा डूब जाता। उधर चीन ने श्रीलंका को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दे दिया। प्रस्ताव ऐसे दिया कि ये प्रोजेक्ट बहुत प्रॉफिट वाला है। ये पोर्ट बना लेकिन लॉस हुआ। श्रीलंका इसके कर्ज का बोझ नहीं सह पाया और उसे ये पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। अब चीन यहाँ अपनी नेवी बेस भी बना सकता है। हम्बनटोटा भारत के बहुत करीब है, इस वजह से भारत को और चौकन्ना रहना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंका जैसी एक छोटी अर्थव्यवस्था पर भी चीन का 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसे चुकाने में श्रीलंका असमर्थ है। ऐसी हाल कई और देशों के हैं जैसे युगांडा। नवंबर 2021 के आर्टिकल में इंडिया टुडे ने अफ्रीकन मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि युगांडा का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है क्योंकि चीन के बैंक ने इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कर्ज दिया था जो युगांडा चुकाने में असमर्थ था। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या चीन अपने बनाए हुए मकड़ जाल में खुद फंस गया है? जिस तरह बबूल के पेड़ लगने से आम नहीं मिलते, वैसे ही चीन दुनिया को कंट्रोल करने के चक्कर में खुद अपने ही बनाए मकड़ जाल में फंस गया है। कैसे, बताते हैं। सबसे पहली वजह है कर्ज में डूबते देश। चीन ने अभी तक 120 लाख करोड़ का कर्ज दिया है, पर उसको 20 लाख करोड़ रुपए का लोन बेल आउट भी करना पड़ा है, यानी 20 लाख करोड़ रुपए के लोन जो देश इन्हें चुकाने की स्थिति में नहीं थे, चीन ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी। उधर श्रीलंका जैसे देशों का अब चीन पर भरोसा कम हुआ है, इसलिए श्रीलंका ने भारत को हाल में कुछ प्रोजेक्ट्स भी सौंप दिए हैं। दूसरी बात ये कि बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वजह से रुक गए क्योंकि चीन के साथी देशों के पास कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान CPEC में पैसा नहीं लगा पा रहा है और इस वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। इसका नुकसान चीन को भी हो रहा है। तीसरी बात ये कि खुद चीन की सरकार $5 ट्रिलियन के कर्ज में है और आगे के खर्च के लिए उसे और पैसा चाहिए। इस सिचुएशन में दूसरे देशों में उसका डूबता पैसा और परेशान कर रहा है। चौथा पहलू ये भी है कि कई देश चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहते हैं। इटली का उदाहरण हमने अभी आपको बताया ही। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों का रुख भी अब इसे लेकर बदल रहा है। भारत और कई विकसित देश मिलकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहे हैं जो बहुत से देशों को जोड़ेगा।
G20 के समय भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। इससे जो विकासशील देश हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग का एक और रास्ता मिल जाएगा और वो चीन के जाल में नहीं फंसेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपके लिए लिखा था हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।